तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन फेज 2 अप्रैल अटेम्प्ट का 4 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। 4 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे और कैसा पेपर आया है। ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो हम लोग के पास कंप्लीट सेट नहीं है। 5 क्वेश्चंस में अबाउट 21 क्वेश्चंस हम लोग के पास अवेलेबल है। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चंस आया है और उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है elements of group 13 elements of group 13 having maximum and minimum first ionization enthalpy। maximum and minimum first ionization enthalpy ग्रुप थर्ड का एलिमेंट का बात कर रहा है। थर्ड का एलिमेंट क्या क्या होता है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप थर्ड ए का बहुत अभी जेई मेन का जो भी शिफ्ट हो रहा है उसमें थर्ड ए से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है ग्रुप थर्ड से। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम का फर्स्ट आयनाइजर कंपेयर करना है। आयनाइजर का जनरल ट्रेंड होता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से आयनाइजर का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो बोरोन और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बोरोन फर्स्ट ऑप्शन में है, बाकी सब सेकंड ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1। और मिनिमम किसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है? ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज करना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, गैलियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। यहाँ पे सेम ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो इसमें आप देखिएगा तो सबसे कम हो जाएगा इंडियम का। तो करेक्ट आंसर इज बोरोन एंड इंडियम। अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ClF3 का 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ClF3 का 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ClF3 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो क्लोरीन का 7, फ्लोरीन का 3 इंटू 7 28 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ जाएगा? 28 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, ये 2 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 3 + 2 दैट इज 5। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो लोन पेयर रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर है, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं फॉर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, और बाकी एटम को यहाँ रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला है ClF3 है 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एक में इक्वेटोरियल पे, एक पे एक्सियल पे है, इसमें दोनों एक्सियल पे है। तो इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल स्टेटमेंट 1। lone pair prefers to stay at equatorial position and more electronegative element prefers to stay at axial position। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में बोला है 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, सही है। 3 इज मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल है, गलत है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये होता है जहां पे लोन पेयर दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 3 इज नॉट करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। और एक केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, अगेन बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक्स इज डाइपेप्टाइड विच इज हाइड्रोलाइज। एक्स को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो वाई और जेड मिल जा रहा है। वाई एंड जेड दोनों एमिनो एसिड है। एक्स को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, एक्स क्या बोला है? डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ, डाइपेप्टाइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 एमिनो एसिड। डाइपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करने से आपको 2 एमिनो एसिड बनेगा, वाई और जेड। वाई और जेड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वाई को सब ट्रीट कर रहे हैं HNO2 के साथ तो लैक्टिक एसिड बन जा रहा है। वाई को HNO2, वाई HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला सब लोग को याद रहता है, ये है लैक्टिक एसिड। ये हमारा लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड यदि ऐसा है तो वाई कैसा रहा होगा? तो
HNO2 का पर्पस है, यानी कि यहाँ पे OH की जगह NH2 रहा होगा, तो Y ऐसा रहा होगा CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। ए अमीनो एसिड होगा क्योंकि HNO2 का पर्पस है NH2 को कन्वर्ट कर देता है OH में, पहले उसको N2+ में कन्वर्ट करता है डायोटाइसन रिएक्शन, फिर H2O वहां से N2O+ को बाहर कर देता है और उसके जगह पे OH आ जाता है। यानी कि Y तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, और Y एक क्या है, Y यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं अलालाइन, Y अलालाइन है। सेकंड में बोला है कि Z व्हेन हीटेड गिव्स साइक्लिक स्ट्रक्चर एज वेलो, तो Z साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रहा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, इसको दे देंगे H, इसको दे देंगे OH, इसको दे देंगे H, इसको दे देंगे OH, NH2 को H दे देंगे और इसको दे देंगे OH। साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको दे दिए OH और इसको दे दिए H, इसको ब्रेक कर दिए, तो हमारा जो यहां से बाहर आएगा वो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH CH2 NH2, इसका 2 मोल बन जाएगा और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन। यानी कि हम लोग का जो Z क्या होगा, Z होगा ग्लाइसिन C डबल बॉन्ड OH CH2 NH2, इसी को हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं। तो Y भी आइडेंटिफाई हो गया, Y इज ग्लाइसिन, सॉरी Y इज अलानिन एंड Z इज ग्लाइसिन। इस कंपाउंड को Z को जब हम लोग हीट करते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, कोई भी अल्फा अमीनो एसिड को हीट करने से क्या होता है, तो आप देख सकते हैं जैसे अल्फा अमीनो एसिड है और इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो हम लोग एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे CH2 ऐसा स्ट्रक्चर है, OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ है CH2, यहाँ पे है NH2, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से NH2 चला जाएगा और यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से NH2 चला जाएगा, 2 H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को साइक्लिक डाइइमाइड बन जाएगा, साइक्लिक डाइइमाइड ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जेड का 2 मॉलिक्यूल से हम लोग वाटर रिमूव कर दें तो हम लोग का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो एक हो जाएगा क्या, Y हो जाएगा अलेलिन और ए हो जाएगा ग्लाइसिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छे क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड। के बराबर होता है, सब लोग को मालूम है के क्या होता है, ए ई टू पावर माइनस EA बाई RT। के का ये फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर माइनस EA बाई RT। इसको यदि लॉग ले ले तो ln के क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA बाई RT। इसको लॉग में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा 2.03 लॉग के, ये हो जाएगा 2.03 लॉग के, लॉग ए है, लॉग ए माइनस ए क्या हो जाएगा EA बाई 2.03 RT। यहां से हम लोग को लॉग के का फॉर्मूला मिल गया। लॉग के का फॉर्मूला क्या आ गया, लॉग ए माइनस ए क्या आ गया, ए क्या आ गया EA बाई 2.03 RT। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। लॉग के को y एक्सिस में लिया गया है तो इसको हम लोग y ले लिए, और इसको x एक्सिस में लिया हुआ 1/t को, तो इसको x ले लिए। तो इसको यदि आप y एज्यूम कीजिएगा तो हो गया y, 1/t को x ले लिए, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर कर देंगे। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो जो 1/t है ये 1/t x है, ये y है, तो ये स्लोप जो हो जाएगा m, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस EA बाई 2.303 R, और a हो जाएगा c हो जाएगा log a जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इंटरसेप्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, माइनस EA बाई 2.03 R, स्लोप निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आपको दिया हुआ है, यू कैन सी तीनों का स्लोप क्या है, यदि हम लोग इसके से मेजर करें तो तीनों का स्लोप निगेटिव है, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है। तो इसमें हम लोग को कंपेयर करना है कि किसका EA का वैल्यू ज्यादा होगा, एक EA1 है, एक EA2 है, एक EA3 है, तो इसमें आपको कंपेयर करना है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है,
एम क्या होता है, tan थीटा। थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है तो सब स्लोप तो निगेटिव ही होगा। सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ थीटा 1 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर थीटा 2 है, सबसे कम थीटा 3 है। यदि ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, तो यहाँ पिक्चर बिल्कुल थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं है। तो यहाँ tan थीटा 1 सबसे ज्यादा है, tan थीटा 2 हो गया ये, और ये tan थीटा 3 हो गया। सब थीटा का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एम जो है, एम हमारा है -EA/2.03 r, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा भी निगेटिव है। tan थीटा जैसे हम लोग जानते हैं, tan थीटा में हम लोग देखेंगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो tan 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√3, और tan 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3। यहां से हम लोग को कंपेयर करना है tan थीटा और EA का वैल्यू। tan थीटा 1 सबसे ज्यादा है, यानी कि इसका निगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। इसका निगेटिव वैल्यू मान लिया कि हम लोग ले लिए -3, ऐसे ही इसका वैल्यू -2 ले लिए, इसका वैल्यू -1 ले लिए, ऐसे हम लोग ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं। तो यानी कि ये जो यदि हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे -EA, तो ये कैंसिल हो जाएगा। EA का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे -EA1/2.03 r, यहां पे क्या लिखेंगे, -EA2/2.03 r। यहां देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो EA1 का वैल्यू 3 टाइम्स आएगा, EA2 का वैल्यू 2 टाइम्स आएगा, यानी कि EA1 का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा, EA2 का वैल्यू सबसे कम, EA3 का सबसे कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, EA1 ग्रेटर देन EA2 ग्रेटर देन EA3। तो ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसमें करेक्ट डाटा जो है ऐसे दिया हुआ है। तो स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा, स्लोप का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका tan थीटा का वैल्यू भी ज्यादा होगा, tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू कम होगा। एक बार इसमें थोड़ा करेक्शन है, एक बार कर लेते हैं इसको फिर से। यहां तो बिल्कुल सही है, हम लोग जो कर रहे थे, ये आपका log k का वैल्यू है, log k में ये y ले लिए और ये हम लोग x ले लिए। यहाँ पे EA1 का वैल्यू देखिए सबसे ज्यादा निगेटिव है, यानी कि ये थीटा 1 है, ये क्या है थीटा 2, और सबसे कम थीटा 3 है। थीटा 3 का स्लोप सबसे कम है, थीटा 1 सबसे ज्यादा है। tan थीटा 1 सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, tan थीटा 1 सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, तो tan थीटा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो EA वैल्यू होगा, सॉरी स्लोप जो होगा, ये दोनों का यदि मैच करेंगे तो क्या होगा, EA1 और EA2 और EA3 का वैल्यू हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। यदि स्लोप का मैग्नीट्यूड देखें तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मॉडुलस tan थीटा दैट इज इक्वल टू EA/2.303। tan थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, tan थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, थीटा यदि 90 से हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड देखना है। जैसे हम लोग देखें tan 120 और tan 150, tan 120 और tan 135 ले लें, तो इसका वैल्यू होता है -1/√3, इसका होता है -1, और tan 150 का वैल्यू होता है 180 -130, सॉरी ये हो जाएगा वो -√3, उल्टा लिख दिया, सॉरी ये हो गया -1/√3। हाँ, तो tan 150 जिसका स्लोप ज्यादा है उसका EA का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो EA का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा है। थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, EA1 का है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिसका थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका ये भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब tan 150 का वैल्यू सबसे कम होगा, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका EA का वैल्यू कम जाएगा, और जिसका स्लोप कम है यानी कि EA3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, EA2 EA1। करेक्ट आंसर इज 2। तो एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का था और स्लोप पे बेस्ड
था, स्लोप में आपको बस यही देखना था कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होता है। स्लोप का मैग्नीट्यूड होता है EA/2.303R। 90 के बाद हम लोग तीन वैल्यू ले लिए, 120, 135, 140। tan 120 का वैल्यू होता है -1/√3, tan 135 का वैल्यू होता है -1, tan 150 का वैल्यू होता है -1/√3। तो थीटा के बाद जिसका एंगल कम है, 120 इज लेस देन 135, सबसे ज्यादा 150 है, तो इसको हम लोग ले लिए θ1, इसको ले लिए θ2 और इसको ले लिए θ3। तो देखिए tan θ3 का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, √3 है, यानी कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग EA का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इसलिए EA3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, EA1 सबसे कम हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां पे हम लोग वैल्यू ए सही लिखे थे, ए वाला गलत हो गया था। tan 60 जो था वो √3 होता है, tan 120 -√3, ए -1/√3। ए वैल्यू मिस्टेकली गलत ले लिया गया था, अब बिल्कुल सही है। तो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे अभी जो पार्ट है, क्योंकि इसमें स्लोप में गलती लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है रेजोनेंस भी करेगा और 2 डिग्री है, यहाँ रेजोनेंस नहीं करेगा, यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पे तो 1 डिग्री है। तो सबसे स्टेबल इसमें कौन होगा? सबसे स्टेबल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, देन बी सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री। देन बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल कार्बोकेटायन, अलाइल कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे एक ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसका ज़्यादा लेते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसका ज़्यादा लेते हैं। तो इस पे बेसिस पे हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज NiCO4 NiCN4 होल ट्वाइस Fe6 3- CO4 3-। तो इसमें हम लोग को कंपेयर करना है NiCO4। NiCO4 में क्या देखना है हम लोग को? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, x + 4 × 0 कितना हो जाएगा? x = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकेल का क्या हो जाएगा? 28। आर्गन 4s2 क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 क्या हो जाएगा? 3d8। अब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा 3D में, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, तो 4s वैकेंट हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ CO ऑल दीज 10 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना बचेगा? 0। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। ऐसे ही NiCN6 2- में देख सकते हैं, NiCN6 2-, यहाँ पे निकेल का x हो गया, Cn का 6 × -1 बराबर -2, तो x बराबर क्या आ गया? +4। तो निकेल +4 हो गया। निकेल +4 का क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d8 होता है, तो यहाँ 3d6 हो जाएगा। आर्गन 3d6 हो जाएगा। अब आर्गन 3d6 में कितना? Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कैसा होगा इसमें? Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें फिलिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 0 आ गया। नेक्स्ट है Fe6 3-। Fe6 3- में देख लेते हैं, तो x + 6 × -1 = -3, x बराबर कितना आ गया? +3। तो इसका कैसा आ जाएगा? Fe3+ का क्या आ जाएगा? आर्गन 4s2 3d6, 3d5 आ गया। Fe वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल इज COF6 3-। COF6 3- का क्या होगा? COF6 3-, यहाँ कोबाल्ट कर लिए x, Fe का हो जाएगा 6 × -1 और -3, x बराबर आ गया +3, CO +3 आ गया। इसका क्या होगा? आर्गन 4s2 3d7, तो यहाँ आ जाएगा 3d6,
इसमें बिग फील्ड लिगेंड है, कैसे होगा? 3d6 है, 1 2 3 4 5 6। आर्गन क्वाल्ट का होता है 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 3d6 हो गया। यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसका हुआ? इसका हो गया 5 और इसका हो गया 4। तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? सी का, देन डी का, ए और बी का बराबर हो गया, तो 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग इजी क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इसका आईपीएससी नेम पूछा है, करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो हेप्ट 1 पे है डबल बॉन्ड, 6 पे है आइन, तो 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 1 इन 6 आइन। करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चन का आईपीएससी से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? एक्वस क्यूएच गिव्स इल्यूमिनेशन रिएक्शन एज मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज। एक्वस क्यूएच बेस भी है, OH माइनस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या ये हमेशा इल्यूमिनेशन रिएक्शन देता है? गलत है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। नेक्स्ट बोला है अल्कोहलिक क्यूएच इल्यूमिनेट्स H+ फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा बेस है और एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, और किस हाइड्रोजन को रिमूव करता है? बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो ये सही ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल एक थ्योरी बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन में इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है 1 इक्विवेलेंट HBr ऐड करेंगे तो किस डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा? यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड पे कहां पे ऐड करेंगे? कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल प्रोड्यूस हो। यदि आप H+ ऐड करेंगे, HBr का मतलब क्या होता है? H+ एंड क्या? Br-। यदि आप H+ यहां ऐड करेंगे तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा जो कि 2 डिग्री होगा। यहाँ पे यदि आप ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा जो कि 3 डिग्री होगा। यहाँ पे यदि ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस बनेगा जो कि 3 डिग्री होगा, एज वेल एज इसके साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो H+ यहाँ अटैक करना सबसे सही है क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस भी कर लेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा, इसलिए H यहाँ पे ऐड करेंगे और Br यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है या सोल्यूशन चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। जो भी पढ़े होंगे एक बार भी थ्योरी, तो केफ का फॉर्मूला आपको क्लास में बताया गया होगा। MrTF जो होता है 1000 ΔS फ्यूजन नहीं होता है, ΔH फ्यूजन होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड बोला है के ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन बेंजीन। वाटर का केफ हमेशा कम होता है बेंजीन से। केफ ऑफ वाटर इज अबाउट 1.86 होता है। केफ ऑफ वाटर इज 1.86, बट व्हाट इज केफ ऑफ बेंजीन? केफ बेंजीन का ज्यादा होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 5.12 होता है। केफ ऑफ वाटर होता है 1.86 विथ यूनिट एंड इसका होता है 5.12। तो गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं जिसमें डेल्टा Q 0 होता है? आइसोबारिक किसको बोलते हैं जिसमें, आइसोकोरिक तो उसको बोलते हैं जिसमें वर्कडन 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा U 0 होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा U 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देंगे, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W। डेल्टा U 0 है तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा W हो जाएगा। तो इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। लास्ट बच गया आइसोबारिक। आइसोबारिक का हो जाएगा 4। आइसोबारिक में क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W। अब डेल्टा U माइनस डेल्टा W क्या लिखेंगे? माइनस P डेल्टा V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोबारिक का 4। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयोडोफॉर्म रिएक्शन का एक क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म NaOI का मतलब क्या होता है? I2 प्लस क्या? NaOH। I2 प्लस NaOH को बोलते हैं
NaOH that is used for iodoform reaction. iodoform reaction का कंडीशन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH3 रहना चाहिए. तो क्या करता है I2 प्लस NaOH, क्या करता है यहाँ पे CH3 को कन्वर्ट कर देता है O माइनस में, और यहाँ पे आ जाता है Na प्लस. बाहर क्या आ जाएगा? क्लोरो आयोडोफॉर्म आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म. तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि C डबल बॉन्ड O के बगल में यहाँ पे CH3 है, सबसे ज्यादा एसिडिक है इसका हाइड्रोजन है, एक देगा. यहाँ पे क्या करता है आयोडोफॉर्म मतलब I2NaOH पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है. अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3. अब यहाँ भी CH3 है तो ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा. ये क्या है? एसिड. एसिड कभी भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसका सबसे एसिडिक हाइड्रोजन ए वाला होता है. और आयोडोफॉर्म देंगे I2 प्लस NaOH देंगे, हेलोजन प्लस बेस देंगे तो बेस पहले इससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए आयोडोफॉर्म नहीं देगा. ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? अल्डिहाइड बना लेगा. बिकॉज I2NaOH बिहेव्स एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इसको अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. अब C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 है, अब CH3 आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? A, B एंड D. करेक्ट आंसर इज 3. तो इसको भी ऑर्गेनिक का इजी क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे, बहुत टफ नहीं था, सारे स्टूडेंट्स से होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैविंग x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G और वाइटल. मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसमें कौन है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, F वीक लिगेंड है, CN सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है FeCN होल 6 और यहाँ पे है 3-. ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा CFAC का वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए सबसे स्टेबल है. इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका TTG में कितना होगा? T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, +3 आ गया. अब Fe +3 क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d6 तो हो जाएगा 3d5. अब इसका T2G में पूछ रहा है, ये नीचे वाला जो होता है उसको TTG बोलते हैं और ऊपर वाला जो होता है उसको EG बोलते हैं. इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3. CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4 5. तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है. तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया? 5. तो व्हाट इज नेचर ऑफ V2O5? V2O5 का नेचर कैसा होगा? V2O5 एक एम्फोर्टिक ऑक्साइड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D. तो दो चीज का मिक्स क्वेश्चन था. पहला पार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा एसिडिक बेसिक एंड एम्फोर्टिक नेचर ऑफ ऑक्साइड. तो इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है ग्रुप 13 एलिमेंट हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन 14 एलिमेंट लाइक बोरोन एंड कार्बन. ये है ग्रुप 13 का, ये है 14 का. वी नो दैट लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जनरली इंक्रीज करता है. आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है. तो ग्रुप 13 और 13 हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 14 अलोंग द सेम पीरियड. किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? ग्रुप 13 का. जैसे बोरोन का देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन होता है 1s2 2s2 2p1. कार्बन का देखें तो 1s2 2s2 क्या होता है? 2p2. तो जनरल ट्रेंड तो ये बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए. इंक्रीज करेगा भी, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है कि ग्रुप 14 का कम होता है, 13 का ज्यादा होता है. स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2, सिलिकॉन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन लेड. सिलिकॉन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन लेड. सिलिकॉन कहां पे है? कार्बन फैमिली, ग्रुप 14, काशी जी, शंकर पार्वती. काशी जी, शंकर पार्वती. तो सिलिकॉन है एज वेल एज लेड. इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको ट्रेंड याद रखना पड़ेगा. मेल्टिंग पॉइंट किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है? जनरली मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटल्स के केस में, या नॉन मेटल का बात यदि कर रहे हैं तो उसका दूसरे मेटल के साथ कैसा इंटरेक्शन है. तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा लेड से. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए.
सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में जो हम बोले एक ऐसा क्वेश्चन था, इसमें मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में बहुत लोग गलती कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में देंगे। पहला ऑप्शन तो बहुत आसान था, दूसरा डाटा बेस्ड है, तो उससे बहुत लोग गलती कर सकते हैं, तो इसको मॉडरेट क्वेश्चन में हम लोग देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कार्बोकेटायन आयन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। बोला है कि फर्स्ट आयन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड से। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? ए, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस M से इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे भी ए ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे भी ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, प्लस M ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। देखिए लास्ट जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप है। NO2 के ग्रुप क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, इससे इसका देने का इधर पावर कम जाएगा, इसलिए ए ज्यादा स्टेबल है। तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है इन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम मतलब वाटर में नहीं पूछा है, मतलब आपको लोन पेयर का एबिलिटी देखना है। यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन ये नाइट्रोजन 2 डिग्री है। कैसा है? 2 डिग्री। एक ऐसा है 3 डिग्री है, और एक ऐसा है ये भी 2 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो बी हो जाएगा, बी के बाद ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी sp2 कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन क्या शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा, इसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए 2 सेकंड में, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? Mn3+ का आयनाइजेशन ज्यादा होगा Mn2+ से, बिल्कुल सही है। Fe2+ का आयनाइजेशन ज्यादा होगा Fe3+ से, बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जैसे Fe का ही बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ये है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन 2 और भी ज्यादा हो जाएगा, इससे आयनाइजेशन 3 और भी ज्यादा हो जाएगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोलेंगे जो कि इस पेपर में पूछा गया है। तो इतना ही हम लोग के पास सिंगल करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं कुछ इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हम लोग के पास अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम Z = 14 फॉर विच द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 and 2। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसमें L का वैल्यू 1 and 2 होना चाहिए, तो बहुत आसान है। S के लिए कितना होता है वैल्यू? S के लिए क्या वैल्यू होता है? S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, तो ऐसे गया, S के लिए 0 होता है। P के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। S के लिए 0 होता है, P के लिए कितना होता है? 1, S के लिए 0 होता है, और D के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 2। तो L का वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना है? L का वैल्यू 2 है, 5 इलेक्ट्रॉन। 6 + 6 12 + 5 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इज 17, तो इसका आंसर होना चाहिए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, consider the zero order reaction, half life is 1 hour if initial concentration is 2 mole per liter, find the half life if initial concentration is 0.5। इसके पहले इस क्वेश्चन का बता देते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक में इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो स्टूडेंट भी नहीं किया, यानी कि बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बोला है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ जो होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 - n होता है। क्वेश्चन में बोल दिया है जीरो ऑर्डर, तो फॉर जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो T हाफ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 का पावर 1, यानी कि T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? A0।
अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पहला वाला का हाफ कितना है 1 आवर है, तो 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.5, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन सॉल्व, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 बाई टी हाफ क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.5, मतलब यहां से आपको टी हाफ मिल जाएगा, टी हाफ कितना आ गया 4 आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था, टी बस ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n। Next question, x milligram of MgOH all twice is added in 1 liter of the solution to make a solution, pH दिया हुआ है, pH कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बताना है। मॉलिक्यूलर वेट MgOH all twice का दिया हुआ है और साथ में भी लिखा हुआ है कि MgOH all twice कंप्लीटली डिसोसिएट कर जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MgOH all twice को कंप्लीटली डिसोसिएट करने का मतलब Mg2 प्लस प्लस क्या बन जाएगा 2H माइनस बन जाएगा। अब x मिलीग्राम है MgOH, तो x मिलीग्राम का मोल कितना होगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 होता है, इतना मोल हो गया। अब बताइए इसका 1 मोल से इसका कितना मोल मिलेगा, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल मिलेगा, तो इतना मोल से कितना मिलेगा, तो OH माइनस का हम लोग को मोल मिल गया 2 इंटू एक्स इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई क्या 58, ए मोल मिल गया हम लोग को OH माइनस का, OH माइनस का मोल मिल गया, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा गिवन मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो गया OH माइनस। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग pH दिया हुआ है 10, pH 10 दिया हुआ है, तो pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा H प्लस मिल जाएगा, H प्लस कितना हो गया 10⁻10 हो गया, तो हम लोग को OH माइनस मिल जाएगा, OH माइनस क्या होता है 10⁻14 डिवाइड बाई 10⁻10 10⁻4 हो गया। अब ये दोनों OH माइनस को कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा x, फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट एंड आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन है एंड ट्रीटेड एज इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म बाय यूजिंग मेटल M4 प्लस विद लिगेंड NH3 एंड Cl माइनस। 1 mole of complex gives n mole of AgCl with AgNO3 solution, ठीक है, and the value of n is same as the number of lone pair present on central atom in BRF3। BRF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, क्या होगा ClF3 के जैसा होगा, ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर, BLF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सॉरी टी शेप टाइप का होता है, एग्जैक्ट टी नहीं होता है, ऐसा होता है। कितना लोन पेयर है इस पे 2 लोन पेयर है, तो बोल रहा है कि n का वैल्यू वही होगा जो इस पे लोन पेयर है, यानी कि ना n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिक्स क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय मेटल M एंड लिगेंड NH3, मेटल M एंड लिगेंड NH3। बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स गिव n मोल ऑफ AgCl, मतलब कितना Cl बाहर रहेगा, कितना Cl बाहर रहेगा पहले ही हम लोग देख लिए जितना लोन पेयर है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 Cl रहेगा, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना Cl रहना पड़ेगा, तो टोटल Cl कितना था डिसाइड करना होगा, टोटल Cl कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे 2 Cl अंदर में 2 Cl बाहर में, यहाँ पे 4 ऑक्टाहेड्रल है तो 4 अमोनिया रहना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इसलिए 2 Cl यहां रखे 2 Cl यहां रखे। 2 Cl बाहर क्यों रखे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब इसको AgNO3 से ट्रीट करवा रहे हैं तो कितना मोल AgCl बाहर आ रहा है 2 मोल AgCl बाहर आ रहा है, यानी कि 2 ही Cl बाहर रहेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स मिल गया, अब इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताना है। एक ऐसा है MA4B2 टाइप का है, MA4B2 टाइप का ज्योमेट्रिक टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना होता है 2 होता है। क्या क्या होता है ड्रॉ कर सकते हैं, MAABB पहला आइसोमर हो गया, दूसरा आइसोमर MAA, यहां पे A रख देते हैं, यहां BB रख देते हैं, ये 2 आइसोमर पॉसिबल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था और
एक और क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो मिक्स क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का मिक्स क्वेश्चन है, इसको हम लोग इजी क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ CaO फॉर्म इन kg व्हेन 150 kg ऑफ 75% प्योर इज हीटेड स्ट्रांगली। मोल कॉन्सेप्ट स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। 150 kg का आपके पास CaCO3 का क्या है, CaCO3 का क्या है, सैंपल है। 150 kg का CaCO3 का सैंपल है, उसको हीट कर रहे हैं, इसमें परसेंटेज प्योरिटी दिया हुआ है CaCO3 का 75%। तो व्हाट इज मास ऑफ प्योर CaCO3 150 kg, तो ग्राम में लिख लिए का 75%। ये हो गया प्योर CaCO3 का मास। इससे हम लोग को CaO कितना मिलेगा वो हम लोग को केजी में बताना है। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे देखिए इसका 1 मोल से 1 मोल ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, CO 1 मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल ऑफ CaCO3 इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CaO। तो हमारे पास CaCO3 का कितना है मोल, ये तो मास है, तो व्हाट इज मोल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻² इंटू 75 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट 100 होता है, 100 कैंसिल हो गया, यानी 15 इंटू 75 हो गया मोल। तो 15 इंटू 75 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा CO का, 15 इंटू 75 मोल CO को प्रोड्यूस करेगा। तो मास क्या हो जाएगा CO का, 15 इंटू 75 इंटू इसका मोलिकुलर वेट 56 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 इंटू 75 इंटू 56 डिवाइड बाई व्हाट 1000, अभी क्या आ गया केजी। तो ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था, एंड इसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे इजी क्वेश्चन। तो यही पेपर का एनालिसिस था। तो बस एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन था, बाकी सारा क्वेश्चंस करने लायक था। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग मतलब इस क्वेश्चंस से हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस करने लायक हैं। अबाउट मोर देन 20 क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एक दो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो सॉल्व हो ही नहीं सकता है, मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और कोई पार्ट यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग उस चीज को वापस रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अभिनव कुमार है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का मैथ पेपर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वेट टू रेस्पॉन्ड। हम्म पहला क्वेश्चन ये है। इसमें एक सीरीज गिवन है, ये ITF का क्वेश्चन है। एक सीरीज गिवन है जिसका टर्म्स गिवन है, पहला टर्म है, या दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो इसका हमें RF टर्म निकालना होगा। RF टर्म निकालना होगा। RF टर्म क्या होगा इसका, कॉट इनवर्स तो होगा ही, नीचे डिनोमिनेटर में 4 होगा, और यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें पैटर्न को तो ये है आपका 4R², ये है आपका 4 टाइम्स 1² प्लस 3, और ये 19 जो है 4 इंटू 2² प्लस 3 है। 13 जो है 4R² प्लस 3 है। तो यहाँ पे 4R² प्लस 3 हुआ 4, ये 3² है ना। इसको 10 में अगर कन्वर्ट करें अपन, tan इनवर्स ऑफ 4/4R² प्लस 3 हो जाएगा। ये tan इनवर्स ऑफ 1/R² प्लस 3/4। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे 1/R², 1 पहले हटा लेते हैं, मतलब -1/4 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस R माइनस हाफ और R प्लस हाफ। ऊपर डिफरेंस में अगर लिखे इसको R प्लस हाफ
माइनस आर माइनस हाफ। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ आर प्लस हाफ और माइनस tan इनवर्स ऑफ आर माइनस हाफ। ये tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई आपका होता है, tan इनवर्स ऑफ वाई आपका होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग एफ आर मान लें, इसको इसको, तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे टी आर को ब्रेक कर लिए एज ए डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो इसके बाद अपन टेलीस्कोपिक मेथड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। टी आर कितना आ गया आपका, एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर। तो टी वन कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका एफ टू माइनस एफ ऑफ 1। टी टू कितना हो जाएगा, एफ थ्री माइनस एफ ऑफ 2। ऐसे करके टी एन अगर हम लिखें तो ये मिलेगा हमें एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एन। अब अगर जोड़ दे तो हमें सम ऑफ एन टर्म मिलेगा टी वन प्लस टी टू करके, और इधर राइट साइड में ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1। अच्छा, एफ ऑफ आर कितना है, ये है tan इनवर्स ऑफ आर माइनस हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ आर प्लस हाफ और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब हमसे पूछा गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म अगर निकालना है तो लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सम ऑफ n टर्म, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सम ऑफ n टर्म, मतलब यही tan इनवर्स ऑफ, ये यहाँ n होगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब यहाँ अगर इन्फिनिटी बैठाएंगे तो हमें tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मिलेगा और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना जाएगा आपका, π/2। और ये हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो cot इनवर्स ऑफ 1/2, है ना। तो इसका आंसर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आना चाहिए ये वाला, सेकंड वाला। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें ये बल्कि जो टर्म है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स से। तो ये ऑब्वियस सा बात है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी अगर यूज़ करें तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स को हम लोग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसको अगर मैं टी मान लूँ, इसको अगर टी मान लें तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स जो है 1/t आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं अपन, तो ऐड कर लेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, नहीं माइनस कर लेंगे तो एक्स मिल जाएगा, ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा t प्लस 1/t। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/2 t प्लस 1/t। तब ये इंटीग्रेशन देखते हैं अपन। इंटीग्रेशन जो है आई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 19 है, और फिर 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स है। यही है शायद, हाँ यही है। इसको लिख सकते हैं अपन यही चीज़, पावर 19 है और फिर से इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स ही लिख सकते हैं। तो ये पावर जो है टोटल 20 हो जाएगा। ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल पावर 20। अब ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स जो है ना, ये इसको टी मान लेते हैं। जो भी जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता हो उसको टी से रिप्लेस कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको हम लोग तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू
डी टी। इसको फर्दर सोल्व करें तो टू टू कट जाएगा यहाँ से, तो ऊपर तो आ गया आपका एक्स, और फिर ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो अपन को ये मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ से dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा ये 1 + x का होल स्क्वायर का रूट, और dt, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इसको ऑलरेडी हम लोग t मान चुके हैं। अच्छा, इसको भी हमें t के ही टर्म में रिप्लेस करना होगा, तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ये आपका है इतना, ये वैल्यू बिठा देते हैं अपन। वैल्यू बिठाएंगे तो वो आ जाएगा t 1/t अब बाई 2t और dt। तो अब ये इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका, ये आ गया। इसको तो अपन कहाँ गया, इसको तो अपन t ही मान रखे हैं, तो ये अब गया आ गया t⁻20 और t + 1/t डिवाइडेड बाई 2t। तो ये कट जाएगा, एक t कट जाएगा तो मिलेगा t⁻19। ये 1/2 बाहर कर लेते हैं, तो t⁻20 और ये t⁻18 आ गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/2, और t⁻20 जो है t⁻21/21, और जो t⁻18 है वो 19/19 हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा कितना, t⁻21/42 और t⁻19/38 प्लस ये जहाँ पे t कितना है, t 1 + x का होल स्क्वायर अब प्लस x है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें देख लेते हैं। 42 और 38 था ना, 42 और 38, तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा, ये थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3D का है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है 3D जो है। इसमें बोला गया है कि ये दो लाइन्स और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 1/√6। 1/√6 is the shortest distance between the lines। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा, इस पे दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं अपन। एक पॉइंट तो 1 0 0 ही दिख रहा है हमें, और दूसरा पॉइंट जो है P 0 0। यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 नहीं है, ये है आपका Z। तो फिक्स पॉइंट 0 0 हो जाएगा, तो ये वेक्टर निकाल सकते हैं अपन। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P-1 i कैप ऑन कॉमन नॉर्मल वेक्टर ऑन द नॉर्मल वेक्टर ऑन नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर कितना होगा, इसके लॉन्ग जो वेक्टर है वो है आपका 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप, और इसके लॉन्ग वेक्टर कितना है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। तो ये आ जाएगा कॉमन नॉर्मल जो होगा आपका 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप और 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। i कैप, j कैप, k कैप, 3 4 5 और 2 3 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं, तो i टाइम्स कितना आ जाएगा, ये आपका 16 - 15 -j टाइम्स ऑफ ये ख़त्म ये ख़त्म, ये आ जाएगा 12 - 10 और प्लस k टाइम्स ऑफ 9 - 8। ये आएगा आपका i कैप -2j कैप + k कैप। मतलब इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें इस पे चाहिए, तो दोनों का डॉट ले लेते हैं अपन। डॉट आ गया इतना, डॉट लेंगे तो ले ही लेते हैं अपन। डॉट i कैप -2j कैप + k कैप, और फिर जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना होता है। तो ये आ जाएगा ऊपर P-1, नीचे कितना √6, और ये गिवन है किसके इक्वल, ये गिवन है आपका 1/√6 के इक्वल। तो P-1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो P की वैल्यू शुड बी 2। तो P की वैल्यू 2 अगर आती है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट में एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, एफ एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स ये फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है, इससे मिलेगा, ये जी एक्स मिलेगा, यहाँ से हमें एफ एक्स मिलेगा। तो एफ एक्स वाला पहले अगर देख लें तो 2 टाइम एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स इक्वल टू कितना है आपका, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसी में एक्स को रिप्लेस करते हैं अपन 1/x से। तो जब रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, यहाँ ये एफ ऑफ 1/x वाला जो टर्म है ना, इसको एलिमिनेट करना ताकि हमें एफ एक्स मिले। तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 6 हो जाएगा, फिर अगर माइनस कर दे हम लोग तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 टाइम एफ एक्स प्लस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 10। 3 से जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9 ऑफ एफ एक्स और 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 3/x का होल स्क्वायर प्लस 15। अब इसमें से उसको माइनस कर लेते हैं तो 5 एफ एक्स आ जाएगा, और ये आपका 3/x का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5। तो हमें यहाँ से एफ एक्स मिल गया, ये मिला इतना, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए हमें क्या, बोला गया है अल्फा इज, तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये है एफ एक्स हमारा 1/5 कॉमन हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -3/x आएगा, और ये -2x³/3 हो गया, और ये प्लस 5x हो गया। इसी में अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट 1 है, तो ये 1/5 ये आ जाएगा आपका कितना, -3/2 माइनस माइनस जो है x³ है ना, 816/3 और प्लस 10 माइनस, अब जब 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा, -2/3 और प्लस 5। कैलकुलेशन जो है सावधानी से करना है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना आपका, देखिए 1/5 है, और ये +3 -3/2 3/2 आ गया, फिर ये +2 और -16 -14/3 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा +5। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो 15 - 14 ये आएगा 3/2, और ये आ जाएगा 1/3 1/3 9 + 2 9 + 2 11/30। ये हमें अल्फा मिल गया। नाउ बीटा के लिए सेम यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, और ये है आपका कितना, ये है 2gx प्लस 3 टाइम्स g ऑफ 1/x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, x को 1/x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये 2 टाइम्स g ऑफ 1/x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x इक्वल टू 1/x। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, 3 से नहीं, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो यहाँ हमें करना होगा 3 से, वहाँ करना होगा 2 से, यहाँ 2 से कर लेते हैं, यहाँ 3 से कर लेते हैं। जब 2 से करेंगे तो मिलेगा हमें 4 टाइम gx और 6 टाइम्स g ऑफ 1/x इक्वल टू 2x, और ये आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये पहले लिख लेते हैं 9 टाइम्स ऑफ gx और 6 टाइम्स ऑफ g ऑफ 1/x इक्वल टू 3/x। अब इसमें से उसको माइनस करते हैं तो ये तो कट जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 5 टाइम्स gx और ये 3/x माइनस 2x, तो gx मिल गया। gx कितना आ गया आपका, ये आ गया 1/5 3/x माइनस 2x। अब जो है कौन सा निकाले थे हम लोग, अल्फा निकाले थे ना, अल्फा निकल गया, बीटा निकालना है। बीटा क्या है, बीटा है, बीटा है इंटीग्रेशन ऑफ gx लिमिट 1 से 2। अब इसको इंटीग्रेट जब करेंगे अपन 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 3/x का आपका 3 log ऑफ x हो जाएगा, और माइनस ये x का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट बिठा लेते हैं 1 से 2, जब 2 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 1/5 3 log 2 -4, फिर जब 1 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो 3/5 कॉमन हो गया,
यहाँ log 2 आया और -1। ठीक है, तो अल्फा बीटा मिल गया। अब इसके बाद क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया है कि 9 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ सामने है 9। पूछा क्या गया हमसे? 9 अल्फा प्लस बीटा। तो 9 ये है 11/30 आया है, और ये आया है आपका 3/5। 3/5 को लिख सकते हैं 6/10। 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा। तो यहाँ क्या कट जाएगा आपका? यहाँ ये कटेगा, 3 से जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 33/10 प्लस 6 log 2 बेस ई -6 और होल डिवाइडेड बाई 10, ऐसा कर सकते हैं। तो 33 -6 आपका 27 हो जाएगा, प्लस 6 टाइम्स log 2 बेस ई आया और डिवाइडेड बाई 10। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। 27 प्लस 6 log 2 डिवाइडेड बाई 10, ये पहला ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी जो है इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है अगेन 3D से पूछा गया है। 3D का अब ये मिला के दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। क्या वर्टेक्स है? 2 -3 1 और 3, बी कितना है 3 -1 और -5, और सी कितना है आपका 1 -4 और -4। तो सेंट्रॉइड निकालना तो बहुत आसान है। सेंट्रॉइड क्या होता है? ये आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6/3 2, फिर 4 -3 -7 और आपका -8 -8/3 हो जाएगा ये आपका, और ये आ जाएगा -3 -5 -8/3। तो सेंट्रॉइड तो मिल गया। अब अगर सेंट्रॉइड मिल गया तो फिर हम लोग AGA² प्लस BGA² प्लस CGA² निकाल सकते हैं। यही पूछा गया है, नहीं ये नहीं पूछा गया, 6 टाइम्स ऑफ दिस पूछा गया, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये AGA² मतलब ए और जी की बीच जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। ये वाली डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 - 2 का होल स्क्वायर 0² प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो -8/3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर दिस -1 का होल स्क्वायर, तो -8/3 -1 का होल स्क्वायर। रूट लगाएंगे फिर होल स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये आपका AG² आ गया। सावधानी से करना हमें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ना BG² क्या होगा? ये इनके बीच की डिस्टेंस, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर, फिर -5 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया BG²। नाउ हमें क्या चाहिए? अब चाहिए CG²। सी का कोऑर्डिनेट पता है हमें, कितना है ये 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर -8/3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर -8/3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कूट कूट के भरा हुआ है इसमें। अब ये कितना आ जाएगा? ये -8/3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो मिलेगा 9। 9 -8/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9। दूसरा कितना आएगा आपका? ये -3 -8 -11 का होल स्क्वायर मतलब 121/9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1। ये कितना है? -3 प्लस 8, -3 प्लस 8 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25/9 ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका -15 प्लस 8, 15 प्लस -7, 7 का स्क्वायर 49, 49/9 आ गया ये। फिर ये फिर से 1 है, ये आपका कितना आ जाएगा? ये जाएगा 12 - 8 4, 16, 16/9, और ये 2 बार है इसलिए इंटू 2 कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसको जोड़ना है, ऐड करेंगे अपन। ऐड करेंगे क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको, 9 बाहर कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 121 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, 49 हो गया, ये 9 हो जाएगा, फिर 32 हो गया। अभी इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा, ऐसा ही काट सकते हैं। ये आएगा आपका 2/3। तो
यहीं पे कलर चेंज करके लिख लेते हैं अपन। क्या गया आपका बाहर में 2/3 और कितना जाएगा 2 + 9 11 11 9 20 20 और 5 25 25 और 5 34 34 और 2 34 और 1 35 और 36 6 आ गया, 3 आ गया। फिर 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 12 और 2 12 2 14 14 ये 1 आ गया। फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ये इतना आ गया। अब जो है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किससे 3 से। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6। ये आपका आएगा 4 16 6 मतलब 164 164 ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन होगा इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 3D का है, 3D का दूसरा क्वेश्चन है ये, और 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो 3D तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, 3D एंड वेक्टर। अब जो है ये क्वेश्चन बोला गया है कि एम इफ m and n are 2 digit numbers such that m is greater than n and greatest common divisor of mn is 6। तो m और n का कॉमन डिवाइजर जो है 6 है, तो m को हम लोग ले सकते हैं 6 टाइम्स a चाहे 6 टाइम्स लेमडा, और n को ले सकते हैं अपन, n को ले सकते हैं 6 टाइम्स म्यू। अब m अगर n से ज़्यादा है देन डेफिनेटली लेमडा जो है म्यू से ज़्यादा होगा। एंड फर्दर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ लेमडा म्यू शुड बी 1, तभी जाके इसका m और n का ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो है 6 होगा। नाउ फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि ये m और n जो भी है 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर होने का क्या मतलब है, यहाँ मान लो n है इधर m है, तो m जो है डेफिनेटली 99 से कम होगा, और ये 6 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल इधर होता है 96, मतलब ये 96 से 1696, तो लेमडा लेस देन और इक्वल टू 16 × 6 कितना हो जाता है 36, हाँ 1696, तो ये आएगा आपका 16। तो इसका मतलब लेमडा की जो वैल्यू हमें 16 है उससे कम लेना है, और म्यू जो n जो है वो क्या होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 10 से ज़्यादा जो है ना 6 का मल्टीपल 12 होता है, तो 6 टाइम्स ऑफ म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि म्यू की वैल्यू जो है हमें 2 या उससे ज़्यादा लेना है। तो ये अब केस मेकिंग वाला प्रॉब्लम है, हमें केस बना बना के सारे ऑप्शंस को, सारे पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करना होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब म्यू की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें तो लेमडा जो है ऑब्वियस बात है, लेमडा जो है म्यू से ज़्यादा लेना है, और ऐसे चूज करना है ताकि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 1 हो। तो लेमडा क्या पॉसिबल है 3 हो जाए, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 में 2 × 2 होगा, 2 हो जाएगा फर्दर, और 3 के बाद जो है 5 हो सकता है, 6 7 हो सकता है, 8 9 हो सकता है, 10 नहीं लेंगे, 11 12 13 14 15। ठीक, हो गया, ये कैसे आगे चले। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जेई मेन के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन इफ अ स्पीड ऑफ टॉप पॉइंट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखो बच्चे, टॉप पॉइंट का स्पीड कितना दे रखा है, टॉप पॉइंट का स्पीड कितना दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि इसका ये कितने के बराबर हो जाएगा 2v। आपने पढ़ा है कि प्योर रोलिंग में टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है 2v, तो यानी v इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा अगर निकालना है तो v/r कर देंगे, तो ये ओमेगा निकल जाएगा। अब पूछा तो सेंटर का वेलोसिटी v होता है। अब यहां से r/2 डिस्टेंस पे इस पॉइंट का पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो v1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं v प्लस ओमेगा इंटू ये r/2, यानी यहां पे
ये वेलोसिटी रोटेशन के कारण आया और ये वेलोसिटी ट्रांसलेशन के कारण आया। तो v प्लस ओमेगा का वैल्यू है v बाई आर इंटू आर बाई टू। तो यहाँ आर आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3v बाई टू, यानी 3/2 इंटू v का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 4, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। यानी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट है बच्चे, और तो इसमें मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C3 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, ऊपर में C1 C3 C2 C3 प्लस C1 C2। जहां पे दिखाई दे ऐसा आंसर बच्चे उसको ये मार सकते हो, C1 C2 C1 C2 C1 C3 C2 C3 C1 अपॉन C2। 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू लीव अर्थ्स फील्ड। यानी यहां पर एक पार्टिकल है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन इंफिनिटी पे होगा। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये दोनों क्या होगा बच्चे इक्वल। लेकिन इंफिनिटी पे हमको मिनिमम ये पूछ रहा है, तो जब ये मिनिमम होगा तो इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0 लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइनस UI, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है G, अर्थ का मास क्या है बच्चे, अर्थ का मास है m इंटू ये m अपॉन ये 3r। तो यहां पे gm अपॉन r क्या आ जाएगा बच्चे, gm इंटू r, यानी माइनस माइनस एक्चुअली में प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा gm gr अपॉन 3। ये आ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट के तरफ चलते हैं बच्चे। इफ ए रजिस्टर R1 R2 R3 5, सब 5 है, तो ये हो गया 15 ओम। R4 इज इक्वल टू 10 ओम, ये है हमारा 10 ओम। विच सर्किट ऑफ द डायग्राम हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 6 ओम। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला ये हो जाएगा 15 अपॉन 10 अपॉन ये 25। तो इसको कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 इंटू 2, ये 6 ओम आ गया बच्चे। तो अब मुझे दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ये मार दो। अगर दूसरा में भी 6 ओम आ रहा है, इसका मतलब है कि तुमको बोनस मार्क्स मिलने वाला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। If the displacement of a block is 5 meter, then work done by the force applied। वर्क क्या होता है बच्चे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यही होता है ना बच्चे। तो हमको पूछ रहा है इस फोर्स के द्वारा क्या वर्क होगा, तो यानी 100√2। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है बच्चे 5 मीटर, और दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री। अब ये सॉल्व करो, cos 45 ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 500 जूल, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है बच्चे Q डेल्टा x, यानी चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, एंड मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। तो n तो डायमेंशनलेस, करंट इनटू एरिया। अब ये किसके जैसा है, MPLQTRA पे पावर s। अब ये देख लो, Q का हो जाएगा AT, ये हो जाएगा LI नहीं, एक्चुअली में A लिखो, A इंटू एरिया का लिखेंगे L²। A से A कैंसिल हो गया, तो ये आ गया T, L पे पावर ये -1, M पे पावर 0 और A पे भी पावर 0 और T पे पावर 1। अब ये तुम कंपेयर कर लो बच्चे, P का वैल्यू 0 आ गया, Q का वैल्यू -1 आ गया, T का वैल्यू 1 आ गया, और S का वैल्यू ये 0 आ गया। तो 0 -1 1 0, ये फर्स्ट ऑप्शन पे ये मार दो। नेक्स्ट, टू polarizer P1 and P2 are aligned such a way that
इंटेंसिटी इज 0। अच्छा, इसका मतलब है कि ये दोनों पोलराइड, यानी यहां से जो इंटेंसिटी आ रहा है इसके बीच में, ये दोनों में 0 है, यानी पास नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। P3 एक तीसरा पोलराइजर है, इज इंसर्टेड बिटवीन द P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच में इंसर्ट किया, सच दैट द फाइनल ट्रांजिशन रे विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी यहां पे जो निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसके बीच में तुम थीटा एंगल मान लो। क्या मान लो बच्चे? थीटा एंगल मान लो। तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब देखो भाई, जब यहां पे इंटेंसिटी आएगा तो क्या लिखोगे? आई नॉट, यहां पे जब आएगा तो क्या लिखोगे? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पे जब आएगा तो दिस इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारा आई मिला। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए तुम क्या काम करो? आई नॉट बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख दो क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो पता है ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आई नॉट बाई 4। तो आई नॉट बाई 4 कब आएगा बच्चे? जब 2 थीटा का वैल्यू ये 90 डिग्री होगा, यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। ए मीडियम has relative permittivity 1 by this and relative permeability is this. The ratio of a speed of light in vacuum to the मीडियम। अरे भाई ये तो कुछ करना ही नहीं है, रेशियो जो है वो C अपॉन V का क्या आता है? अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू दे रखा है, मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन आर है 1.0085 और ये है 10 बाई पाई, 10 बाई पाई। अब इसको सॉल्व करके देखो बच्चे, ये जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Given below two statement, one labeled as assertion, अच्छा assertion बोल रहा है Planck's constant and linear momentum has same dimension. Planck's constant, Bohr angular momentum is integral multiple of, ये तो सही है। Planck's constant क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू, तो ये एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एच इसका आ जाएगा टी टू दी पावर -1, तो एच का डायमेंशन आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है भाई? एम भी, यानी एम एल टी -1। दोनों एक जैसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब है एसर्शन हमारा गलत है और ये हमारा ट्रू है। तो यहां पे कहां पे होगा बच्चे? एसर्शन एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एसर्शन फॉल रीजन ट्रू, ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू का वैल्यू ये 0 होता है, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या होगा? 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमारा क्या होगा? कांस्टेंट, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0। और आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में डेल्टा यू ये 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें ये वाला हो जाएगा। अब चूज कर लो, जो आएगा वो हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एन आइडेंटिकल बल्ब ईच टेक्स पावर P व्हेन कनेक्टेड विथ मेन सप्लाई। ओके, अच्छा यानी पावर हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन ये R। अब बोल रहा है कि इफ n बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, n आइडेंटिकल ईच टेक्स, ईच का है कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो पावर हमारा क्या हो? ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? NR। तो ये तो सिंपली दिख रहा है बच्चे P बाई N, ये थर्ड इज द राइट आंसर। सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस NR हो जाएगा और V स्क्वायर बाई R का वैल्यू P दे रखा है, तो P अपॉन N, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। 4 points on uniformly charged ring are labeled as this. The electric field due to the segment BC at the center has, देखो BC के कारण यहां पर E है। ओके, अब बोल रहा है क्या कि then the magnitude of electric field due to the segment ABC, तो ABC के कारण क्या होगा? पूरे के कारण कोई बात नहीं। अब इसके कारण E है तो इसके कारण भी ये E होगा ना बच्चे? तो ये दोनों के कारण इस दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री है, तो E√2। मारो भैया, मजे करो, दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट, AC सोर्स ऑफ 100 पाई वोल्ट इज कनेक्टेड टू द गिवन सर्किट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो भैया, ओमेगा को L से मल्टीप्लाई कर दो तो XL निकल जाएगा। तो ओमेगा हमारा क्या है, 2 पाई इंटू 50 इंटू ये L, यानी 100 पाई। तो ये भी 100 पाई, ये भी 100 पाई। तो इसका मतलब है इंपीडेंस आ जाएगा 100 पाई रूट 2 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जेड निकल गया। अब इसमें हम करंट निकालते हैं, तो करंट का वैल्यू ये क्या आ जाएगा बच्चे, 100, लेकिन ये वैल्यू RMS होगा, इस बात का ध्यान रखना है। 100 पाई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी 100 पाई रूट 2, यानी आ गया ये 1 बाई रूट 2। अब मुझे आई नॉट चाहिए, तो इसमें हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 एम्पियर ये आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। A force 10 to the power 5 Newton is applied on the cylinder if the shear modulus the 10 to the power 10, और shear modulus क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी ये फोर्स और जिस एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है वो एरिया, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, shear strain। तो shear strain हमारा क्या होता है, थीटा। तो हमसे थीटा ही पूछ रहा है क्या बच्चे, यस। तो थीटा का वैल्यू F बाई ए इंटू ये 10। फोर्स कितना लग रहा है मेरे भाई, फोर्स लग रहा है 10 टू दी पावर 5 का इंटू ये 10, और एरिया इसका क्या है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू ये R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब है 0.04 का ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो अब ये कर लो, जो आएगा वो आंसर। ये नीचे आ जाएगा 16 पाई, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर 4, लेकिन ये 10 टू दी पावर -2 है, तो -2 4 4 10 टू दी पावर 8। फाइन थीटा, ठीक तो है, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 10। अच्छा, जो भी हो, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, शायद कुछ डाटा गड़बड़ लग रहा है क्या, पता नहीं क्या है, ये चेक करना पड़ेगा, बट इसी फॉर्मूला से ये बनेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 टू दी पावर 10, ओके ओके ओके, शायद बन जाएगा। ये देखो, थीटा का वैल्यू आ जाएगा F अपॉन ए इंटू ये 10 टू दी पावर 10। तब फोर्स है 10 टू दी पावर 5, एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यानी 0.04, यानी 16 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर 10। तो ये आ जाएगा कितना, 10 टू दी पावर 2, यानी सॉरी 10 टू दी पावर 10, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6, यानी 1 बाई 160 पाई। ऐसा कोई है आंसर क्या, यस, 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। एक सक्सेसिव न्यूक्लियर सैंपल ए डीके इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई बी, और बी फर्दर ये होता है सी में। तो देखो, एक बात तो पक्का है कि ए का सैंपल है जो कि डीके हो रहा है बी में, और बी फिर सी में डीके हो रहा है कंटिन्यूअस, तो डेफिनेटली ए तो डिक्रीज करता जाएगा। तो ए तो सब में डिक्रीज कर रहा है, ए सब में डिक्रीज कर रहा है, सब में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ए सब में डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, सी क्वांटिटी हमेशा बढ़ता जाएगा, तो बढ़ने वाला में सी सब में बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, सी बढ़ेगा। लेकिन बी क्या होगा कि सबसे पहले थोड़ा ये बढ़ेगा और फिर ये इसके डीके होने के कारण ये घटना शुरू होगा। तो बी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और सी कंटिन्यूअस ये बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग द स्टेटमेंट दिस वन, एडिशनल्स आर जनरेटेड, एडिशनल आर जनरेटेड। ये क्या स्टेटमेंट है भाई, देखो ये एक्चुअली में क्या है कि मेमोरी बेस्ड है, तो ये तो सही है। पेंटावैलेंट करेंगे तो एन टाइप ये बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, ये भी सही है। इसके बारे में एक्चुअली में 134 तो ये दोनों ऑप्शन ये बचा। अब इसमें देखो 5 है, एडिशनल्स आर जनरेटेड मींस additionals are not generated. Additional, what is this? Is I am not getting this one.
एडिशनल मीन्स एडिशनल होल एंड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है बच्चे। बट ये तीनों तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में एक 5 नंबर ये आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, बट लेटर वी विल डिस्कस। A convex mirror with f equal to 30 centimeter is given, an object is placed in front of a mirror 30 centimeter। देखो ये 30 सेंटीमीटर है और ये एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। Find the position of plane mirror with a small aperture with respect to the convex mirror such that image of both mirror coincides। अच्छा, ओके 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 ओके। अब देखो भैया, पहले इसके कारण इमेज बनाओ, मिरर के कारण। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/30। तो ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 30 यानी 1/15, यानी v का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी यहां से इस मिरर के कारण यहां से ये 15 सेंटीमीटर पे ये बनेगा। ठीक है बच्चे, गॉट इट। और मिरर में कहां पे बनेगा? मिरर में कहां पे बनेगा? मिरर में देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस कितना? 30 - d पे। तो इधर इमेज भी कितने पे बनेगा? 30 - d पे। क्लियर है कि नहीं? तो ये इमेज यहां से इस मिरर से कितने दूरी पे हो जाएगा? 15 + d पे। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये दोनों मैच कर रहा है। तो मैच करने का मतलब है कि 15 + d इज इक्वल टू 30 - d कर देंगे। तो ये 2d इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। 2 adiabatic कंटेनर A and B हैविंग वॉल्यूम इन द रेशियो 1:2। ये दो कंटेनर है जिसका एक का वॉल्यूम जो है भैया V है, दूसरे का 2V है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर इसमें 8 है, 1000 केल्विन टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, प्रेशर। और देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी में जो है प्रेशर हमारा दिया हुआ है बेटे 7 किलो पास्कल और टेम्परेचर है 500 केल्विन। इफ द कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय ए थिन पाइप, अगर इसको थिन पाइप से अगर कनेक्ट कर देते हैं, गैसेज आर अलाउड टू मिक्स थ्रू, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, अच्छा टी फाइनल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? 600 केल्विन। द फाइनल प्रेशर इन द वेसल। एक काम करो भैया, इसमें क्या कर दो, मोल्स कंजर्व कर दो। तो मोल कंजर्व करेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या आएगा? PV/NR आएगा ना बच्चे? तो PV हो गया 8 × V/NR, सॉरी RT, PV/RT। तो यहां पे R इंटू T का वैल्यू कितना है? 1000। और इस वेसल में कितना हो जाएगा? प्रेशर है 7 इंटू ये 2V अपॉन ये R, ये है 5000 इक्वल टू, जब दोनों को मिक्स कर देंगे, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3V। और ये फाइनल प्रेशर हो गया अपॉन R, और T फाइनल मेरा दिया हुआ है 600 केल्विन। अब कुछ है नहीं बच्चे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और यहां पे P फाइनल आ जाएगा। हमने इसमें किया क्या है? बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। मोल्स को मैंने कंजर्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 मिलीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 2 मीटर। डी है हमारा 2 मीटर, स्मॉल डी है हमारा 1.5 मिलीमीटर। गुड। On using the light of wavelength 400 nanometer, it is observed that 20 maxima of double slit experiment। 20 maxima का मतलब बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 लैम्डा d/d, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से जो 20th मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। लाई इनसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्या होता है बच्चे? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का होता है लैम्डा d/a। a is the width of slit multiplied by 2. This is the width of central maxima. Now we have to solve for a and b will get answer. क्या आंसर आएगा आप चेक कर सकते हो। लैम्डा से लैम्डा गया भैया, d से d भी गया भैया, 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये 10 आ गया। तो a का वैल्यू आ गया d/10। d कितना दिया है भैया?
5 मिलीमीटर डिवाइड बाई कितना हो गया 10। तो इसको मेरे को बदलना है माइक्रोमीटर में, तो माइक्रोमीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0 आया, तो इतना 1500 डिवाइड बाई 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ये माइक्रोमीटर में ये आ जाएगा, यानी 150 माइक्रोमीटर ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं कि आंसर क्या आया है। यस 150 माइक्रोमीटर, ठीक है कि नहीं, ये राइट आंसर है। तो बच्चे आपने देखा कि जेईई मेन में मेरे हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बारे में एक अच्छा एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चंस आया है। बट फिजिक्स में तो मुझे कोई दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि कितना इजी है। जस्ट यू नीड ए प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम SPM एंड ललन।